वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में फिर आज मैं एक ऐसे विषय को फिर उठा रहा हूँ जिसको लेकर के इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। जब से पूजनीय मोहन भागवत जी ने ये बोला कि 75 वर्ष के बाद में सब नेताओं को और सभी प्रमुख लोगों को उनका आशय था कि सेवा क्षेत्र में करने वाले पदाधिकारियों को, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर अन्य क्षेत्रों के हो, तो उनको 75 साल तक करने के बाद में नई पीढ़ी के लिए जगह बना करके और दूसरे कार्यों पर लग जाना चाहिए। जो मेन स्ट्रीम के काम होते हैं उनको छोड़ करके, तो उसको लेकर के लोगों ने सीधा सीधा ये ध्यान लगाया या तीर निशाने पर लगाने की कोशिश की कि ये नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा है। क्योंकि अभी 11 सितंबर को श्रद्धेय मोहन भागवत जी का भी 75 वर्ष होने का काल है, समय है, और 17 सितंबर 2025 को श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का भी 75 वर्ष पूर्ण होने का समय है। इन दोनों की सेवानिवृत्ति या कि इनको मेन जो स्ट्रीम का जो काम होता है, चाहे वो बौद्ध संघ का काम देख रहे हैं, वे माननीय सरसंघ चालक जी हैं, और इधर ये देश के प्रधान सेवक हैं और 24-25 वर्षों से वे निरंतर सेवा में रह करके राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं मोदी जी। तो ये दोनों अपने अपने सेवानिवृत्ति ले लें, ऐसे मन में कयास लगाए गए। कयास लगाना बुरी बात नहीं है, कयास लगाना बुरी बात नहीं है। मैं ये सदैव से बोला करता हूँ, नरेंद्र मोदी ने जहाँ से ये वीडियो थोड़ा विश्लेषणात्मक है, इसलिए मुझे समय दीजिएगा। मनहर की गपशप में ये विषय मैंने इसलिए उठाया है ताकि हम तथ्यों के साथ चलें, हवा के साथ नहीं चलें। हवा के साथ में तिनके उड़ते हैं, विचार नहीं उड़ते। इसलिए हम विचार को लेकर के बात कर रहे हैं। अभी हम विचार कर रहे हैं कि क्या 2014 में जैसे देश के हालात थे और 2025 में 11 साल के बाद में जैसे हालात अब बने हैं, उनमें जो परिवर्तन आया है, सकारात्मक परिवर्तन आया है, निर्णायक परिवर्तन आया है, सही दिशा राष्ट्र को प्राप्त हुई है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि आज़ादी 1947 को मिली, लेकिन देश को सचमुच की आज़ादी 2014 के बाद मिली। इसका विश्लेषण कर रहे हैं। हो सकता है इसमें सब बातें सही न हो, सारे तथ्य सही न हो, गलतियां मुझसे भी होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं। हम जहां से राष्ट्र को उठाने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो समय था, देश की जीडीपी 11 पर थी। 11 जीडीपी से वे उसको ला करके अर्थव्यवस्था, देश के जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत 11वें पायदान पर था, वहाँ पर अब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं और तीसरी की तरफ तेज़ी से अग्रसर है। ये संभावना व्यक्त की जा रही है, शायद एक वर्ष में ही हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएं, 27-28 के मध्य में। ये बहुत बड़ी बात होगी। कई सारे राष्ट्र, यहाँ तक कि ब्रिटेन, जिसके गुलाम हम रहे 200 वर्षों तक, वो अब अर्थव्यवस्था में हमसे पिछड़ गया है। अन्य बहुत सारे देश पिछड़ गए हैं। अभी 2-3 देश ही हमसे आगे हैं। अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है, तीसरे पर फ्रांस है और चौथे पर हम हैं। लेकिन हम अब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है फ्रांस पर, मुझे लगता है फ्रांस का ही तीसरा स्थान है, जो भी हो, लेकिन हम चौथे स्थान पर हैं और पहले और दूसरे पर ये स्थान। हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि दुनिया में ये सदैव ध्यान रखने वाली बात है। मैं बात करूँगा तो खटकना नहीं चाहिए आपको। मैं एक शिक्षक के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। खटकेगा अगर हम किसी पार्टी के विचारों को अपने विचार मान करके चलेंगे, तो फिर आप कांग्रेस के चश्मे से सोचेंगे, वामपंथी चश्मे से सोचेंगे, आप स्टालिन के चश्मे से सोचेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना, हम राष्ट्र के चश्मे से सोचें और बात करें कि कहाँ से हम चले थे और कहाँ आ गए। अब जहाँ आए हैं अच्छी जगह है, लेकिन इसको वहाँ तक पहुँचाने में कई सारे लोगों ने काम किया है, ऐसा नहीं है। नेहरू की अपनी दृष्टि रही है, वो दृष्टि अथवा चाइना से जब वो हार गए और स्वयं भी उनको लकवा हो गया और वो आघात वो सहन नहीं कर पाए, वो उनको ये तब समझ में आया कि हम तो श्वेत कबूतर उड़ाते रह गए और हमारी सोने की चिड़िया को कोई उठा करके ले गया, मार दी उसने। तो तब समझ में आया कि चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई कहकर और किस तरह हमारे पीठ में छुरा भोंका। मेरी पंक्तियाँ भी है, हिंदी चीनी भाई भाई कहकर छुरा पीठ में भोंका, पर 62 का समय नहीं, अब मरना जीना सीख गए हम, चीनी को चीनी के जैसे घोल के पीना सीख गए हम। तो वो तो हुआ, इसमें इंदिरा जी का भी योगदान है, ये याद किया जाना चाहिए। उनकी अपनी कमजोरियां रही होगी,
एक पारिवारिक आग्रह जो नेताओं का रहता है, मेरा परिवार और जो धन मिले वो मुझे ही मिले और मेरी पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए, ये नेहरू जी में भी कूट कूट के भरा था और इंदिरा जी में भी कूट कूट के भरा था। शायद राजीव गांधी कुछ समय और जीते तो उनके अंदर भी ये कूट कूट के भरा था, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार, नेहरू खानदान तो सही कहना चाहिए, यद्यपि कश्मीर की नहर के किनारे वो परिवार रहने से उनका उपनाम नेहरू पड़ा। वो ब्राह्मण कैसे थे, मोतीलाल जी और उनके पिताजी, और उसके बाद की पीढ़ियां देखेंगे तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हम वहाँ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं नरेंद्र मोदी तक वापस लौट करके आते हैं। 14 तक में जो स्थितियां थी कि देश कर्ज में डूबा था। स्वाभाविक, एक कर्ज होता है विकासात्मक कर्ज, याद रखिएगा, एक ऐसा कर्ज होता है जिसको चुकाने के लिए फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा संस्थान होती है उनसे कर्ज लेना पड़ता है, जो पाकिस्तान की अवस्था है। दूसरा कर्ज वो होता है जो देश के विकास के लिए, विभिन्न परियोजनाओं के लिए हम लेते हैं और उसको चुकाते हैं, वो अलग होता है। विकासात्मक कर्ज अलग होता है। एक देश का खर्च देश की आय पर भारी पड़ने लग जाए, और दूसरा देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च हो रहा है, जीडीपी बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, आपके निर्माण क्षेत्रों में जो आप ऋण लेते हैं वो ऋण अलग ऋण होता है। इसलिए आज जो देखो तो दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश तो अमेरिका है। अमेरिका से बड़ा कर्जदार देश कौन होगा? उसकी जीडीपी का जो 60% तो इसी में जा रहा है कर्ज चुकाने में, लेकिन वो अपने राष्ट्र पर का जो कर्ज है वो चुकाता है, और अन्य संस्थानों से उसने जो कर्ज ले रखा है वो भी चुकाता है। क्योंकि पैसा जिसके पास में है, दबंगता उसके पास में रहेगी। हम अब तक अनाज बेचना या फिर कोयले बेचना या फिर हमारे अन्य जो धरती के अंदर बहुमूल्य हमारे जो तत्व हैं उनको बेच करके, और हम लोग विदेश से पैसा लेते रहे, चाहे वो चाइना को दे रहे हों, और चाइना उन चीज़ों से फिर वो संयंत्र बना रहा था, मशीनें बना रहा था, औजार बना रहा था, चीज़ें बना रहा था, और फिर वही हमको दे रहा था उसका 1000 गुना ज़्यादा रेट में। तो अब जा करके नरेंद्र मोदी ने, याद रखना कि मोदी जब आए थे देश में एक भी मोबाइल बनाने वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं था, और आज की हालत में हम दुनिया के आधी दुनिया को भारत अभी मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। ये कैसे संभव हो पाया? आप कहेंगे फिर कि आप तो मोदी की बात करें। मोदी बनने के लिए तकलीफ होती है, ये बात अलग है कि 11 साल से हम देख रहे हैं ना, तो हमें उनकी कीमत समझ में नहीं आ रही है। ये व्यक्ति जब चला जाएगा ना, ये व्यक्ति जब उस सिंहासन से उतर जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि मोदी होने का मतलब क्या होता। माना मैं इस चीज़ का आलोचक हूँ कि फलाने प्रदेश के मन में मोती, फलाने एमपी के मन में मोती, राजस्थान के मन में मोदी, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी, है ना। ये अहंकार की प्रतिध्वनि है। मोदी जी को इससे बचना चाहिए। मैं कटु सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आगे पीछे जो चाटुकार लोग रहते हैं ना, वो सामने वाले नेता को इतना भर देते हैं कि उसके मुख से निकल जाता है कि मैं तो अवतारी हूँ। ये गलत है, ये तकलीफ देने वाला है, क्योंकि ये देश फकीरों को पूछता है, साधुओं को पूछता है, जो जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पीछे खड़ा हो जाता है। जिसने कह दिया कि मैं ये हूँ, तो फिर तो उसके भीतर कहीं ये जनता रावण के दुखद दर्शन करने लगती है। दर्शन नहीं कहना चाहिए, रावण जैसा तत्व को महसूस करने लगती है, और ये जनता में प्रतिकूल असर डालता है। इसलिए मोदी जी को इससे बचना चाहिए। मैं शिक्षक होने के नाते कह रहा हूँ। और आजू बाजू जो चाटुकार लोग हैं उनके भीतर इस तत्व को नहीं डाले। वे भी हाड़ मांस के हैं। 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 साल और रह करके वो उनको भी संसार से जाना है। जैसे बहुत सारी हमारी हुतात्माएं चली गई, लेकिन राष्ट्र के लिए जो उनका अवदान है कौन सोच सकता था। मोदी होइए, फिर कहना चाह रहा हूँ मैं शिक्षक के रूप में बोल रहा हूँ। मोदी होने के लिए क्या आपके भीतर 370 हटाने जैसा कौशल था? मोदी होने के लिए क्या आपके भीतर राम मंदिर बनाने जैसा कोई साहसिक योजनाबद्ध तरीका था? मोदी होने के लिए क्या आपके पास में जिस तरीके से अभी पूरे विखंडन में सृजन की राजनीति को लेकर के आए, ऐसा करने का हौसला था? लोगों ने अपने अपने परिवार पालने के लिए धंधे बना लिए थे राजनीति को। ऐसे में अचानक किसी कार्यकर्ता को गांव से उठा करके, किसी कोने से उठा करके उसको मुख्यमंत्री बना देना, उसको केंद्रीय मंत्री बना देना, उसको अवसर देना। जिन्होंने राजनीति को ठेकेदारी में तब्दील कर दिया था, जिन्होंने राजनीति को परिवारवाद और एक वंशवाद की ऐसी कुटेव डाल दी थी, जहां से इस देश को प्रजातंत्र को निकालना मुश्किल हो गया। प्रजातंत्र का मतलब राजतंत्र में ही तब्दील हो गया था। वहां से फिर से प्रजातंत्र लाने का किसने कौशल दिखाया है? तो नरेंद्र मोदी ने दिखाया है।
इसलिए माना कि कई सारे वैचारिक मतभेद संघ से भी होंगे उनके, लेकिन मैं आज जिस जाजम पर बैठा हूँ, आज जिस कुर्सी पर बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, वहाँ विशुद्ध शिक्षकीय दायित्व को निभाते हुए बात कर रहा हूँ। 5 किलो अनाज फ्री में कोरोना में देने की बात थी, लेकिन 5 वर्ष हो गए, अभी भी 5 किलो अनाज मिल रहा है। भूख से मरते थे लोग, जो कड़वी पत्तियां जंगलों की खा करके मर रहे थे। जब मोदी आए ना, ये बड़े बड़े तथाकथित वो जो लाल किताब देखने वाले, दिखा दिखा करके वो देश को मूर्ख बनाने वाले, एक जो 55-60 साल का जो एक बुजुर्ग बालक है, वो ये बोलता है कि संविधान की रक्षा करने का सचमुच काम किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी की इस सरकार ने किया है। और श्रद्धेय जो हमारे संविधान के रचयिता है पूजनीय अंबेडकर जी को के जो पंच तीर्थों की स्थापना करना, वे जहाँ पैदा हुए उस महू को, उन्होंने जहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, उस लंदन के उस बंगले को, जहाँ पर उन्होंने दिल्ली में अपना कानून मंत्री का दायित्व संभाला, उस बंगले को, फिर जहाँ पर उन्होंने नागपुर में बौद्ध पंथ की संरचना में अपने शपथ ली, उसको अपनाया बौद्ध पंथ को, और 5वां जहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्यागने के बाद पंचतत्व में वो विलीन हुए, या इस संसार से हम सबको छोड़ करके चले गए, और अपने पद चिन्हों पर इस संसार को और भारतवासियों को चलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के उन 5 स्थलों को, पंच तीर्थ को का सम्मान दिलवाना और उस अनुकूल सारा योजना बनाना और उनको स्थापित करना और राष्ट्र के सम्मुख ससम्मान इसको प्रकट करना, शीश नवा करके, ये कार्य क्या कांग्रेस ने किया? कांग्रेस ने तो उनको भंडारा से खड़ा करवा करके निर्दलीय और हरवा दिया था, और बाद में फिर उनको राज्यसभा में लेकर के आए अंबेडकर जी को, और उनको फिर कानून मंत्री बनाया, क्योंकि अंबेडकर जी के समकक्ष कोई कानून का ज्ञाता ही इस देश में नहीं था। नेहरू जी ज्ञाता थे, छोड़िए, नेहरू जी की तो लॉ में फेल हो गए थे, है ना, उनको तथाकथित बैरिस्ट्री पास की थी क्या? जरा पता लगाइए। इसके अलावा जिनके आज़ादी के बाद में, जिनके पहले भी और बाद में भी अरबपति परिवार था, सोने की चम्मचें जिनके मुंह में रही, जो कभी तथाकथित स्वतंत्रता आंदोलन में गए भी तो कैसे गए कि चारों ओर उनके नौकर चाकर घुमा करते थे बंगले के अंदर। वो ऐसे इस तरीके के वो जो जिस तरीके से सावरकर जी को जेल हुई थी, जहाँ पर 8x8 की कोठरी में सूसू करने से लेकर के और भोजन भी उसी एक कटोरे में करना पड़ता था। वो होती है कारावास। नेहरू जी का कारावास नहीं था, आनंदवास था। लेकिन वो बिल्कुल जैसे नाखून कटा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनते वैसे उस तरीके से बन गए। तो मैं कटु सत्य कहने के लिए बैठा हुआ हूँ। मुझे रत्ती भर न किसी दल से आकांक्षा है और न किसी व्यक्ति विशेष से आकांक्षा है, लेकिन एक शिक्षक के नाते सच कहना मेरा कर्तव्य बनता है। जहाँ से वो आज जो कर रहे हैं, 5 किलो अनाज ही नहीं, महिलाएं, मुझे तो पता है मेरी माँ किस तरीके से जंगलों से लकड़ी बीन के लाती थी, और वो फिर चूल्हे में रोटी बना करके और हम 4 बच्चों को खिलाती थी। तब आंखें किस तरीके से, उसको उन दिनों में इतना पैसा भी नहीं था कि चश्मा बन सके, बुढ़ापे आते आते आंखों से दिखना बंद हो गया था। और इस देश की मैं सोचता हूँ 25% महिलाओं के साथ में ऐसा होता रहा है। लेकिन 2014 में ये जो राष्ट्र संत आया है, जो एक राजनीतिक साधु आया है नरेंद्र मोदी नाम का, उसने महिलाओं को ये इस तकलीफ से बाहर निकाला। उसने सबके लिए उज्ज्वला योजना के तहत उसने कहा कि नहीं, मेरी माएँ बहनें ये ऐसा फूंक करके धुएं में अपने आँखों को और अपने कलेजों को खराब नहीं करेगी। वहाँ से उज्ज्वला योजना की तरह गैस देना शुरू किया। इसी ने उन महिलाओं को, गाँव में कभी जाइए, ये जो लाल किताब दिखाने वाले हैं ना, 2014 से पहले क्या, यही नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कहा था कि मुझे इस देश में मंदिर से ज़्यादा शौचालयों की आवश्यकता है, क्योंकि वे आप अपना जीवन के बहुत सारे आरंभिक वर्षों को नहीं, बहुत बाद के वर्षों को तक, जब तक कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने, वे संघ के स्वयंसेवक के रूप में वे इस तरह 10x8 के कमरों में न जाने कहाँ कभी चने खा करके, कभी भूखे पेट रह करके, कभी प्रचारक बन के देखिए संघ के, तब समझ में आएगा। राजकुमार जी, इटली के भांजे, तब समझ में आएगा कि किस तरह तकलीफें इस साधु ने उठाई होगी। तो सुबह टॉयलेट्स नहीं होते तो जंगलों में जाना पड़ता, नदियों के किनारे कहीं ढूंढने पड़ते, कहीं तालाबों के
किनारे ढूंढने पड़ते, कई दफे किलोमीटर चलना पड़ता। मैंने अपना बचपन ऐसे भोगा है, इसलिए पता है टॉयलेट्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं, शौचालय कितने, हर घर में शौचालय बनवाने का जो सोच था वो नरेंद्र मोदी का, मैं सोचता हूँ वैश्विक स्तर पर किसी ने नहीं सोचा जो उन्होंने सोच के दिखाया। लाल किताब वाले, तब समझ में आएगा 55-60 वर्षीय वृद्ध बालक को कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया। वो अभी बहुत कहते हैं कि ब्राह्मणों के पास क्या है, गरीबों के पास क्या है, गरीब तो और गरीब फलाना, लेकिन गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की, किसने की? ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था कांग्रेस ने की आपके लिए, वामपंथियों ने की आपके लिए नहीं। ये लेके आया कि ब्राह्मण का बच्चा भी अगर गरीब है तो आरक्षण पाने का उसको भी हक। किसी तथाकथित उच्च कुल में पैदा हो गया, वो उसका दोष नहीं है। गरीबी वहाँ भी है, अर्थाभाव वहाँ भी है, दोष वहाँ भी है, बच्चे वहाँ पर भी बिलबिला रहे हैं अभाव में, उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये 10% जो देने के जो था वो लेकर के आए। फिर आप कल्पना करके देखो, वही नेहरू चचा जिन्होंने कभी कहा था 55-60 के बीच में उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स सारे बंद कर दिए थे। नेहरू ने आज़ादी के बाद से बोले चीन तो हमारा मित्र है, पाकिस्तान हमारा भाई है, लिहाजा हमारे तो कोई दुश्मन रहे ही नहीं है। नेहरू ने क्या किया, जितने भी कारखाने अंग्रेजों ने बनाए थे गोले बारूद के, वो बंद करवा दिए थे। परिणाम क्या हुआ? 62 में जब नेहरू चचा बने हुए थे प्रधानमंत्री और चाइना ने जब आक्रमण किया, चाइना तो सब पता था इनके पास में कुछ है ही नहीं, तब हमारे सैकड़ों सैनिक वो सिक्किम की दर्रों में मार दिए गए। और जब वो गोला फेंकते थे इधर से, वो गोला फूटता ही नहीं था, सब हमारे गोले बारूद कुछ था ही नहीं, सब खत्म हो गया था। मरवा डाला चीन के हाथों। 1962 में बुरी तरह हम हारे, हमारे कई सैनिक मारे गए। कौन दोषी है? कायदे से उस युद्ध का अपराधी कोई था तो तथाकथित जो कश्मीर के एक नहर के किनारे रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने मरवा दिया हमारे सैनिकों को। लेकिन ये आज के हालत में हम न केवल हथियार बना रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के कई सारे देशों को अपनी मिसाइल्स, अपनी तोपें, अपने हथियार, यहाँ तक कि हम अपने हवाई जहाज, हमारे फाइटर प्लेन भी निर्यात कर रहा भारत। 10 साल में लाल किताब वाले को ये पता चलेगा ना तो बड़े पेट में बरोड़े आएंगी। ये मोदी ने किया है। ये सब तब कर सकता है, वही नेता कर सकता है जो सोचता है कि मुझे इस सौदे में क्या मिलेगा, मेरे परिवार को, मेरे राजीव गांधी फाउंडेशन को क्या मिलेगा, चीन से मुझे कितना पैसा प्राप्त होगा। ये भाव जब नहीं होता ना, तब नरेंद्र मोदी जैसा कोई हीरो निकलता है, कोई साधु निकलता है जो देश के लिए इतना काम कर जाता है आपके लिए, कि वो आज देश को अगर ऊपर ले ये सदैव याद रखिएगा कि मैंने जिस बात को बीच में बोला था कि अनाज बेच करके, कोयले और अपने जो संसाधन है मिट्टियों हैं, उनको निकाल के ज़मीनों से और ज़मीनें खाली करवाने से आज देश आगे बढ़ेगा। देश आगे वहाँ से नहीं बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। अमेरिका अगर ताकतवर बना है, रूस अगर ताकतवर बना है, अगर हम कहें इजराइल ताकतवर बना है, फ्रांस ताकतवर बना है, तो हथियारों के निर्माण करके और वैश्विक स्तर पर मानकों पर तय होकर के और दुनिया को हथियार बेचने वाला देश बना करके आज दुनिया का चौथा देश है भारत, जो दुनिया को हथियार बेच रहा है। तकलीफ हो रही है लाल किताब वाले को बहुत। कहाँ तो बोले आराम से बोफोर्स खरीदी थी हमने, बोफोर्स में भी हजम कर गए हैं राजीव गांधी फाउंडेशनों को, और न जाने कहाँ पर्दे के पीछे कई मामा जी जो इटली में रहते हैं उन्होंने पैसे खा लिए, तो अब खाने को नहीं मिल रहा है, तो बड़ी तड़पन हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है। इसलिए मोदी के और मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, और मैं दर्द से संघ के लोगों को भी कहना चाहता हूँ। माना कि नरेंद्र मोदी में कमियां होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी में जो अच्छाइयां हैं वे कमियों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसलिए उनकी अच्छाइयों के समकक्ष होने के लिए तो याद कीजिएगा जब 14 में मनमोहन सरकार थी तब क्या स्थिति थी। तब पेट्रोल पंप पर बंद पड़े थे। ये जो प्राइवेट पेट्रोल पंप है ना, निजी क्षेत्र वाले, वो आपकी केवल सरकारी क्षेत्र के पेट्रोल पंप चलते थे, और वहाँ भी राशनिंग हो गई थी और पेट्रोल पंप सब बंद थे, है ही नहीं, क्योंकि आपको इतनी 1-1 लीटर पर आपको 10-10 और 20-20 रुपए की आप उस पर डिस्काउंट दे रहे थे, सब्सिडी दे रहे थे सरकार की तरफ से। सरकार का खजाना खाली, और लाखों करोड़ रुपया आपने दुनिया से उधार में तेल ले लिया था, उसका चुकारा नरेंद्र मोदी ने किया है। अब जाकर के दुनिया से जो कर्जा था वो ख़त्म हुआ है।
और फिर याद रखना, कोरोना में कई देश बर्बाद हो गए। हमारे देख रहे हम पास में पाकिस्तान को देख रहे हैं, हम पास में श्रीलंका को देख रहे हैं, हम अमेरिका को देख रहे हैं। ये देश जो बर्बादी की कगार तक चले गए, लेकिन उस गड्ढे से निकाल करके नरेंद्र मोदी इसको लेकर के आए हैं। तो ये बड़ा आसान है, बहुत आसान है कि नरेंद्र मोदी को हटा दो, नरेंद्र मोदी को हटा दो। लेकिन हटाएंगे ना तब समझ, माना विकल्प है, लेकिन विकल्पों में भी अभी कहीं कमियां हैं। उस लायक बनना पड़ेगा, जहर एक कंठ विषपाई होना पड़ेगा। याद रखना, कट्टर सनातनी भी होना पड़ेगा, साथ में सारे अन्य पंथ के लोगों को भी लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो कानून की धमक से हो। एक तरफ जब पुलवामा होता है तो जवाब देने के लिए, एक तरफ जब हमारे पहलगाम होता है तो पूरे पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का हौसला आप में होना। ये साहस और ये कौशल और ये तैयारी तीनों जो मोदी के पास में है, ये होने के लिए बहुत कुछ चाहिए। माना हमारे पास में योगी बाबा है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा और कुछ चाहिए। माना कि हमारे पास में नितिन गडकरी है, लेकिन अभी होने के लिए और भी कुछ चाहिए। माना कि हमारे पास में अभी मैं बस ऐसे 25 नाम गिना सकता हूँ, लेकिन होने के लिए अभी और भी कुछ चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी जी में कमियां हो सकती है भी, वो देवता नहीं है। यह देश तो प्रभु श्री राम में कमियां निकाल देता है और कमियां ढूंढ भी लेगा। प्रभु श्री कृष्ण में कमियां निकाल देगा, गौतम बुद्ध में कमियां निकाल देगा, महावीर स्वामी में कमियां निकाल देगा। तो नरेंद्र मोदी वो किस खेत की मूली है बेचारा, किस खेत की मिर्ची है, उनमें भी कमियां निकलेगी है। लेकिन जो आजू बाजू जो चाटुकार रहते हैं ना, वो एक कहावत है कि रान तो रंडापा काट ले, रंडवे काटने नहीं देते। जो आजू बाजू जो चाटुकार रहते हैं ना, वो आपके भीतर ऐसी चीजें डाल देते कि आप तो ओ हो, बस उसे में आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है और फिर वो गलतियां करना शुरू कर देता है। और वो जो इर्द गिर्द रहते हैं ना, जैसे ही गलतियां करके वो गड्ढे में गिरेगा, सबसे पहले ऊपर उस गड्ढे के ऊपर धूल डालने वाले वही लोग रहते हैं, उसको अंदर कर देंगे। मोदी जी को इससे सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी को अभी 2028 पूर्ण होने तक की तो आवश्यकता है। 29 के बाद क्या होता है, 29 के बाद में वो क्या निर्णय करते हैं, वे शतक बनाने के बाद में जैसे सचिन तेंदुलकर की तरह बल्ला आसमान में लहराते हुए भी विदाई भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है जो मोदी को हटा करके और नया स्थान दे दें, नए विकल्प तैयार करते रहें, मोदी को एक दिन तो विदाई लेना पड़ेगी, इसमें कोई दो मत ही नहीं भाई। मोदी जी को एक दिन इस पद से विदाई लेना पड़ेगी। उनमें हजार कमियां भी लोग तब पहले भी ढूंढ रहे थे, अभी भी ढूंढ रहे, जो उनको जो हत्यारा और न जाने क्या क्या बोलते रहे हैं, न उनको जेल में डालने के सपने, काले सपने देखते रहे, वो तो देखते ही रहे, लेकिन सपने ही देखते रहे वो। लेकिन भारत माँ ने एक ऐसा बेटा पैदा किया जो अभावों में रह करके, भूखमरी से निकल करके देश के गरीबों को भूखे नहीं मरने दे रहा है। तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, तब जाकर के हम ये जान पाएंगे मोदी जी ने जो किया है, क्या वो करने के लिए अभी हमारे पास में ठीक वैसा कोई व्यक्ति तैयार है जो चीन को ऐसे सीना ठोक करके बात करता, जो अमेरिका में जाए तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो 20 कदम दौड़ करके आकर के और आपके लिए कुर्सी लगा दे के आप बैठो मोदी जी। हाँ, पहले के ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जो बिल्कुल 2-3 घंटे व्हाइट हाउस के सामने बैठे रहते थे, अरे माई बाप अंदर जगह तो दे दो, हम अंदर आना चाहते हैं। हाँ, 2-3 घंटे बाद वो ऐसे दिख जाते थे, है ना, और निगाह ऊंची नहीं होती थी। और कहाँ हमारा मोदी जो वहाँ के राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ डाल के और आंख में आंख डाल के बोलता है, तुम्हारी कोई परेशानी हो तो बताओ। भारत तो अपनी परेशानियां कब से ही विजित कर चुका है, जीत चुका है। अपनी कोई दुनिया की परेशानी हो तो हमको बताओ। तो इस स्वाभिमान के साथ राष्ट्र को जीना किसने सिखाया? क्षमा करना नरेंद्र मोदी ने सिखाया। नरेंद्र मोदी जैसा होने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। भारत माता की जय।